नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर के प्रस्तुत हूँ। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। नीलकंठ की पत्नी थी, वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की पक्षी थी। वो अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती ही रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है, हे प्रिय, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बड़ी ही बेचैनी हो रही है। पिया, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। मित्रों, जब नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो नीलकंठ उससे कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? ये सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है, ठीक है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए और मुझे कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो। इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई अपना रिश्ता उन्हें कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य गरीबी की दलदल में फंसता चला जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से आपको जानने को मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक है और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली है। इन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़ी आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। इसलिए प्रिय, आज की इस कहानी को तुम बड़े ध्यान लगाकर सुनना। नीलकंठ की पत्नी कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी को कहना आरंभ क्यों नहीं कर रहे हो? मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर आपकी कहानी सुनूंगी और उस कहानी में बताई गई उन 8 बातों पर जीवन में जरूर अमल करने का प्रयत्न करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। लेकिन मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली और कहानियों के बारे में पता चल जाएगा। नीलकंठ अब कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक लड़का था और दूसरी संतान लड़की थी। किसान अपने लड़के का नाम रोहन रख देता है और लड़की का नाम कमला रख देता है। इधर धीरे धीरे रोहन और कमला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, जब उनकी आयु विवाह योग्य हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है। वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और वो उस व्यापारी के पुत्र के साथ में अपनी बेटी कमला का विवाह तय कर देता है।
उसके बाद वो उसका विवाह भी संपन्न कर देता है। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वो किसान अपने पुत्र के विवाह के विषय में सोचने लगता है और कि बेटी का विवाह तो अब हो गया, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से बिताऊंगा। मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसे अमीर बना दे और कब किसे गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वो किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की हालत को देखकर वो बेटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी खत्म हो जाती है और पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का लड़का एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वो किसान अपने बेटे को पास बुलाता है और अपने बेटे रोहन से कहता है, पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे ये संसार छोड़कर चले ही जाना है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़कर अपना विवाह करो और अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर रोहन एकदम चुप हो जाता है। आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर कहता है, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। उसके बाद वो गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रोहन अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहन का घर, खेत खलिहान पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले से ही खत्म हो चुके थे। जो भी कुछ जमा पूंजी बची होती है वो पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से रोहन बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब रोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो गया तो वो गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। रोहन की बहन कमला, जिसका विवाह एक संपन्न धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की इस स्थिति के विषय में पता चलता है तो वो अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब कुछ बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरे ससुराल आ जाता है
तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बहुत ही अपमान करेंगी। मेरा तो मजाक ही बन जाएगा कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से कमला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो कमला अपने भाई के लिए अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई रोहन को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए रोहन भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से कमला तो बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, परंतु रोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से दिन काट रहा होता है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहने लगता है, हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो रोहन की बहन कमला के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन रोहन की बहन कमला अपने भाई को किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता रोहन को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इसे सुनकर रोहन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब रोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी तो है, वो भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से ही सही कम से कम अपनी ननद से जा कर के मिल आऊँगी और उसके घर को देख आऊँगी। वो बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी नंद रानी ने हमें निमंत्रण पत्र भेजा भी है? अपने पत्नी के मुंह से ये बातों को सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे ये दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि मेरे भांजे की शादी है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर वो है तो हमारी बहन ही और हमारी बहन के बेटे की शादी है। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। रोहन अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, कमला के ससुराल वाले बड़े लोग हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रहेगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता का पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार ज़्यादा मत करो और बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ तुम मेरी बहन के घर के लिए चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, हे पिया, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाने वाली। तब पत्नी के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर रोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों को साथ में रखो, यहीं पर मैं अकेला कमला की ससुराल चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी वहाँ नहीं जाता हूँ तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर के रोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर नीलकंठ आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है,
हे प्रिय, रोहन बहुत ही गरीब हो चुका था। उसके पास भात के वस्त्र खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो किसी से पैसे उधार ले लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कमला और अपने बहनोई के लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते रोहन सुबह से शाम हो जाती है और तब कहीं जा कर के वो अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाजे के एक तरफ जा करके खड़ा हो गया। बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर ही अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी कमला की जेठानी की नज़र रोहन पर पड़ जाती है और वो रोहन के लिए पहचान लेती है। रोहन को देखने के बाद कमला की जेठानी जाकर कमला को बताती है, हे कमला, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब कमला इधर अपनी जेठानी के मुंह से इन बातों को सुनती है तो वो अपनी जेठानी से पूछने लगती है, हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे ये बताओ, तेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। ये सुन के कमला गुस्से से भर जाती है और सबकी नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर रोहन जब अपनी बहन कमला को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है और अपनी बहन को देख करके रोहन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसके बाद कमला अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हारे पास आखिर कितने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब रोहन कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर भात के रूप में आया हूँ। अपने भाई से ऐसी बातें सुनकर कमला कहती है कि हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। कमला के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वो मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब रोहन अपनी बहन के कदमों में बिगिर कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताना मारेंगी। रोहन की बातों को सुनकर कमला का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। तब वो रोहन से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी 2 कौड़ी
हो जाएगी। लोग कहेंगे कमला का भाई तो भिखारी है। भोजन की तो बात दूर है, जब भोजन बन जाएगा तब मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को निकल जाना। रोहन कहता है, ठीक है बहन, आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए मैं चला जाऊंगा। मगर मेरी तुमसे एक विनती है, तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। तब कमला अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। मित्रों, इतनी कहानी सुनकर नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब नीलकंठ कहानी आगे सुनाता है। कहता है, हे प्रिय, इधर तो रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन वापस आएगी, मेरे लिए भोजन लेकर आएगी, आती ही होगी, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है कि उसे उस कमरे में उसने बंद किया है, क्योंकि शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है। अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरी माँ का जाया भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है, मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। दर्शक बंधुओं, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख और प्यास की वजह से रोहन छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहन अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। इस तरह से रोहन उस अंधेरे कमरे में पड़ा रहता है और पड़े पड़े उसे 3 दिन बीत जाते हैं। इधर रोहन को अपने बीवी बच्चों की अब याद आने लगती है। रोहन सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूख प्यास से इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा। मेरे ना होने पर कैसे मेरी बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगी। रोहन इधर ये सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से कमला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब रोहन के कानों में कमला की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है। रोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब कमला की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज आती है तो वह दरवाजे को खोल देती है और देखती है तो अंदर रोहन को देखकर चौंक जाती है और रोहन से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया। रोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तब कमला की जेठानी दोबारा पूछती है तो रोहन इस बात को छुपा लेता है। वो झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी थी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण तो पखेरु ही उड़ जाते। और इतना कहने के बाद रोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ सीधा रास्ता नाप लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा रोहन अपने घर को चल देता है। अंत में चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लग गए। जैसे ही रोहन का
सिर चकराने लगा, उसी समय वो जमीन पर गिरने वाला था। तभी वहां पर पता नहीं कहां से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वो बूढ़ी माँ रोहन के गिरने से पहले ही रोहन को संभाल लेती है। दर्शक बंधुओं, जब कुछ घंटे बाद रोहन को होश आता है तो रोहन स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसकी हवा कर रही थी। होश आने के बाद रोहन खड़ा हो जाता है और उस बूढ़ी माँ से प्रश्न करता है कि हे माँ, तुम कौन हो? मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम कर लेता है और विश्राम करने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाने लगता है और कहता है, हे प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वो बेचारा रोहन लेटा हुआ था, वो बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। इधर रोहन की पत्नी सुशीला रोज उसी देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूरी श्रद्धा से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रोहन चक्कर खाकर जमीन पर गिरने ही वाला होता है, उसी समय तत्काल देवी वहां प्रकट हो जाती हैं और रोहन को संभाल लेती हैं और रोहन का सर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब रोहन को होश आता है तो वो देवी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ जा रहे थे? तब रोहन बताता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ रोहन से कहती हैं, बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब रोहन कहता है, पूछिए माँ, कौन सी बात मुझसे पूछना चाहती हैं आप? बोलती हैं वो बूढ़ी माँ, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे आ रहे हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुन करके रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन उसके बाद में उस बूढ़ी माँ को अर्थात देवी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से रोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में बूढ़ी माता कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल करके फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो कुछ फल तुम अपने बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे तुमसे मिलेंगे और पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम लोगों के लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। रोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुन लेता है तो उनकी बात मान करके रोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रोहन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वो अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद में रोहन उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला आता है। जब रोहन उस फलों से भरे हुए थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है तो रोहन के छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी उसके पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी,
तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये सुनकर रोहन अपने हाथों का, जो उसके हाथ में थैला था, अपनी पत्नी को थमा देता है और देने के बाद रोहन घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर रोहन के जाने के बाद में रोहन की पत्नी जब उस थैले को खोल कर देखती है, थैले के अंदर का नजारा देख करके वो एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला थैले में देखती है कि वो थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहन की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फल से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। ये देख करके रोहन की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर कहती है, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर के आए हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर वो सोचने लगता है, मेरे घर वालों के लिए शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब रोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों में बांट दो। तब पत्नी कहती है, तुम घर के अंदर तो चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर सुशीला अपने पति को पकड़कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही कि आपकी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला रोहन के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं। सुशीला कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब ये नज़ारा रोहन देखता है तो समझ जाता है कि उसे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण माँ नहीं थी, वो बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में रोहन अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता और मन में ही उन बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ थोड़ा सा आराम करता है और फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से रोहन बहुत सारा धन मिल जाता है। रोहन पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद रोहन अपनी बीवी और बच्चों के लिए अच्छे से आलीशान महल बनवा लेता है और बड़ी शान व शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी प्रकार के लोग भी रोहन को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे इधर जब रोहन का महल तैयार हो गया, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान व शौकत हो जाती है, तो एक दिन रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि आज सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने से वो अपने पियर घूम आएगी, इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। रोहन जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार रोहन फिर से अपनी बहन को उसी दरवाजे पर जाकर मिलने के लिए खड़ा हो जाता है, जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय कमला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर दौड़ी दौड़ी कमला के पास में जाती है और उससे कहती है, हे कमला। अपनी जेठानी के मुंह से इन बातों को सुनकर कमला कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल कमला ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि
पिछली बार उसका भाई उसके घर भिखारियों की तरह आता है, लेकिन इस बार उसकी जेठानी उससे कहती है कि वो इस बार भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी देश का महाराज हो। तुम्हारे भाई के पीछे 4 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर देखो तो। कमला अपनी जेठानी के मुंह से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर भरोसा नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही कमला अपने भाई के उस रूप को देखती है, उसकी ठाट बाट को देख करके कमला एकदम चकित रह जाती है और सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था। उसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो रोहन की बहन कमला आरती की थाली सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में कमला अपने भाई के लिए बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुला कर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, अरे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुंह से इन बातों को सुन करके रोहन कहने लगता है कि बहन, कोई बात नहीं। उस समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुन करके कमला खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के कमला अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब रोहन की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वो देखती है कि भव्य आलीशान महल और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर रोहन की पत्नी भी अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो जाती है। वो उसकी खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। रोहन की पत्नी सुशीला को लगता था कि ये सब शान शौकत हमारी नंद की वजह से हुई है। अपनी नंद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि मित्रों, रोहन ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की वजह नहीं बताई थी, क्योंकि वो जानता था यदि ये सब कमला की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, रोहन की पत्नी सुशीला इस बात को बिल्कुल नहीं जानती थी। वो यही सोचती थी कि ये सब उसकी नंद ने दिया है। इसी वजह से वो अपनी नंद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी नंद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रोहन की बहन कमला का ससुराल जाने का समय होता है तो रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे प्राणनाथ, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुंह से इन बातों को सुनकर रोहन घर से चला जाता है और रोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और उससे कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरे बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसे बनवाने के लिए बहुत कीमत लगेगी। तब रोहन कहता है, मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बना दो जो मेरी बहन जब भी उसे पहने, उन्हें पहनकर चले तो वो जूतियां बारी बारी से
इन 8 बातों को बोले। इसके बाद रोहन वो 8 ज्ञान की बातें मोची को बताता है, जो बातें बूढ़ी माँ ने रोहन को चलते समय बताई थीं। रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब वो ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से रोहन बारी बारी से वे बातें मोची को सुनाता है। पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है, कहीं मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। और दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठता रहता, सदा गरीब बिना काम, बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो, परिवर्तनहीन वही। कर्म कर फिर करे, कहत स्वयं को दीन। चौथी बात बताता है, नहीं गरीब से बड़ा है कोई, अभिशाप हासिल करके ज्ञान को करो दूर। अब आप दोष समय को दो, नहीं नहीं बनो मजदूर। कर्म साधना में जुटो, करो गरीबी दूर। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब। भाग्य भरोसे बैठता, वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात इस तरह से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे, गरीबी बार विजय। होता युद्ध में सदा ज्ञान हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए रोहन कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां मुझे बनाकर दे दो, जो जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन 8 बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे के घमंड में आ करके अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। अब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार से रोहन उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जुड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार के रूप में उसे देता है। सोने चांदी की जूतियों को पा करके कमला का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। इधर कमला जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो कमला की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं, हे कमला, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब कमला अपनी देवरानी जेठानी, अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वो जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई ये जूतियां दी हैं। तब कमला जूतियों को पहनकर के चलकर दिखाती है। जैसे ही कमला उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब कमला इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती हैं कि कमला, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तो कमला अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तभी कमला की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति
धन दौलत का घमंड करता है, उससे लक्ष्मी माता हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। इसलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। और तरीके से कमला की जेठानी कमला को 8 बातें बताती है कि हे कमला, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। और दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती है, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा के लिए ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों के लिए परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले जाती हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इस प्रकार से कमला की जेठानी कमला को ये 8 बातें बताती हैं और अपनी देवरानी से कहती हैं, हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखना। मित्रों, इधर नीलकंठ कहता है, इस प्रकार रोहन की बहन कमला एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर न जाने कब किसे गरीब बना दे और कब किसे अमीर बना दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। उसके समझ में आ भी जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।